नमस्कार। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी है या करंट एलिमेंट है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा। तो जैसे कि हमने बात किए थे कि जस्ट हम अपोजिट टर्म में पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट और करंट में पढ़े थे कि करंट में इलेक्ट्रोस्टैट में हमने स्टार्ट किए थे बेसिक पार्टिकल वगैरह से, और फिर लास्ट में हमने फोर्स का इफेक्ट और फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था और फील्ड में कोई एक्सटर्नल बिहेवियर जो हो रहा था, यानी चार्ज जो मूव करेगा तो कैसा बिहेव करेगा वो देख रहे थे। तो हमने यही कॉन्सेप्ट का बात किया था कि इसका जस्ट अपोजिट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो यही हो भी रहा। हमने सबसे पहले देखे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जिसमें चार्ज जो है मूव कर रहा था, तो उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लोग बोल रहे थे, जिसको लॉरेंस फोर्स से भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके चलते आ रहा है ना, कैसे आ रहा है। ठीक, तो ये बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने स्टार्ट किए थे फोर्स का बात करना सबसे पहले, और फोर्स का स्टार्टिंग बेसिक किए थे चार्ज के कॉन्सेप्ट में, और वो बताया था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ सिंपली बता रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, वो उनके डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज का क्वांटिटी जो होता है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दो बात हुआ था, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हुआ था। तो सेम जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखा गया है ना कि मैग्नेटिज्म में, कि हम लोग स्टार्ट किए थे कि ऑस्टेड जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या सॉरी लेक्चर दे रहे थे, और जो मैग्नेटिक नीडल था उस लेक्चर के समय में करंट लूप में जब करंट दिए, सॉरी करंट सर्किट में जब करंट दिए, तो वो मैग्नेटिक नीडल मूव किया था और उस पर फिर सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि ये क्यों हुआ। ठीक है, तो फिर पता चला कि उस पर जो फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, उसलिए वैसा हुआ। तो यहाँ पर एक बात आया कि वो जो हम लोग पहले फोर्स के बारे में पढ़े, तो यानी कि ये जो करंट एलिमेंट मूव कर रहा था ना, ये जो वायर में करंट मूव कर रहा था, वो क्या कर रहा होगा, कुछ उसके चलते इफेक्ट थोड़ा था होगा जो मैग्नेटिक नीडल महसूस कर रहा होगा। ठीक है, तो उसी को फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस करने की कोशिश किए, और फाइनली जाके हमको एक लॉ मिला जिसको हम लोग बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, और वो लॉ इसी के बारे में बताता है कि मान लेते हैं कि कोई वायर है या कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उस करंट फ्लो के चलते किसी खास डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर आर बोल देते हैं, तो आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो पता चला कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो एलिमेंटल लेंथ है ना, यानी कि ये जो लेंथ है जिसमें डीएल जो बोल रहे हैं, एक छोटा सा लेंथ जो है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बिटवीन। तो जस्ट कूलम्स लॉ की तरह कि यहाँ पर स्क्वायर के, सॉरी, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। वहाँ चार्ज, दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड थे उनका प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर मेरा होगा करंट इनटू लेंथ एलिमेंट डीएल, यानी आईडीएल, जिसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम सिंपली, तो इसके प्रोपोर्शनल हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जस्ट हमको कूलम्स लॉ की तरह दिखाई दे रहा है। कूलम्स लॉ भी फिर आगे चल के, पहले तो फोर्स बताया था लेकिन आगे चल के हम उसी को यूज किए थे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किए थे कूलम्स लॉ से, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ भी कूलम्स लॉ की तरह हमको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ चार्ज था और यहाँ पर करंट है। करंट भी एक तरह से क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। और यहाँ तो मैग्नेटिज्म का यही ना बात हुआ कि बेसिक इसका यही बात हुआ था कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी इस पे फोर्स लगेगा, और सेम बात होता है कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मूवमेंट जरूरी है, और मूवमेंट जो है वो हमको करंट में दिखाई दे रहा है। करंट क्या है, मूवमेंट है चार्ज का। ठीक है, तो जैसे कि कूलम्स लॉ में वो जो था प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ करंट के प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो जस्ट बोल सकते हैं कि
कूलम्स लॉ की तरह दिखाई दे रहा है बायो सेवर्ट लॉ। लेकिन एक डिफरेंस है, कूलम्स लॉ में जो डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो कौन सा था डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा था उसके अलोंग था। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमको मिला कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना करंट एलिमेंट और उस पॉइंट को, इस लाइन के प्रोपोर्शनल, सॉरी इस लाइन के परपेंडिकुलर, गलत हो गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला। तो डायरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन अलग है ना, वहाँ पर उसी लाइन में था डायरेक्शन, यहाँ पर है कि लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और ये भी डिपेंड करेगा कि ये जो करंट एलिमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस एलिमेंट वेक्टर से, ठीक है, तो उससे कितना एंगल बना रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा। तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एलिमेंटल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, और इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में। तो इसको हम इसी को बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, और इससे हमको मिलता है एक्सप्रेशन कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, है ना, वो छोटा मैग्नेटिक फील्ड डीबी जिसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है आपको करंट एलिमेंट आईडीएल के, ठीक है, और आपको प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के, ठीक है। ये आपको आई डीएल क्रॉस आर जो है वो आपको देगा, डीएल क्रॉस आर जो है आपको उसको बोल सकते हैं डीएल आर साइन थीटा, ठीक है, डीएल आर साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक। और आर आर कैंसिल हो जाएगा तो लास्टली आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे जो म्यू नॉट है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ, सॉरी ये उसको बोलते हैं हम लोग परमियाबिलिटी, है ना। वहाँ पर जो था एप्सिलॉन नॉट वो परमिटिविटी था, है ना, ये है परमियाबिलिटी, ठीक है। तो ये भी बात करेंगे कि परमियाबिलिटी क्या होता है और परमिटिविटी क्या होता है, दोनों का बात अभी हो जाएगा, वहाँ परमिटिविटी का भी बात उतना क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है हम आपको डिनोट करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है आपका मैग्नीट्यूड जो है, अगर बात किया है सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई डी एल साइन थीटा कहाँ से है, डी एल क्रॉस क्रॉस आर जो था उसको हम लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा, और आर जो है वो नीचे का आर क्यूब से कैंसिल हो गया, तो मेरा नीचे क्या बचा, नीचे मेरा बचा आर स्क्वायर और ऊपर साइन थीटा, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है डी एल और आर में, इसी चलते जो हमको डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं डीवी का, और यहाँ पर हमको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, कि ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू, है ना, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्शन का, तो देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्रॉस से दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी आंखों से स्क्रीन के अंदर जाता हुआ है लाइन, ठीक है, ये डायरेक्शन है लाइन का, क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो ये बायो सेवर्ट लॉ था जो कि हमको दिखाई दे रहा है कि जस्ट कूलम्स लॉ की तरह ही है मैग्नेटिक में, है ना, या वहाँ कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको बता रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जो बायो सेवर्ट लॉ है वो हमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। थोड़ा सा बस डिफरेंस हमको यहाँ पर जो एक ही डिफरेंस मिला है डायरेक्शन के टर्म में, बाकी उसी की जैसा हमको सिमिलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, तो फोर्स से हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, और फोर्स से हम लोग फील्ड तक आ चुके हैं। अब हम लोग को फील्ड के बारे में पता चल गया है कि किसी कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस आई करंट जो है वो डीएल लेंथ के चलते, है ना, आई करंट जो किसी खास डीएल छोटे से लेंथ डीएल के चलते, तो ये जो करंट एलिमेंट इसको बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ इससे बात कर रहे हैं, है ना, ये पूरा वायर से नहीं बात कर रहे हैं, बस इतने छोटे जो एलिमेंट है उसके चलते इस पॉइंट पर
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। इस तरह से हम अगर पूरे वायर के चलते निकालना होगा तो हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जो इसका लेंथ होगा 0 to L, अगर इसका L लेंथ है तो इंटीग्रेट करेंगे और टोटल के चलते हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो करंट एलिमेंट के चलते बोला। अगर करंट एलिमेंट और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि कूलम्स लॉ में आगे फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे। पहले तो हमने दो चार्ज के चलते फोर्स निकाले थे और फिर बोले थे कि मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो किस तरह से फोर्स जो है सम किया जाएगा। और बात हुआ था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार जो सम होगा वो होगा वेक्टर सम, है ना। फोर्स का वेक्टर सम होगा। उसी की तरह यहाँ पर एक करंट एलिमेंट के चलते जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और फिर जब हम सबका निकालेंगे तो फिर उसको भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार ऐड करेंगे, यानी कि वेक्टर सम करेंगे, है ना। तो छोटे करंट एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का बात हो गया बायो सेवर्ट लॉ में, और इसका कंपैरिजन भी हम लोग करके देख लिए कूलम्ब्स लॉ से। अब आगे चलते हैं। एक सबसे अच्छा रहेगा कि हम एक एग्जाम्पल देख ले, क्वेश्चन देख ले और इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट डीएल जो है डेल्टा एक्स आई कैप है ना, जो ओरिजिन पर है, ठीक है। ओरिजिन पर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। कैरीज ए करंट आई जो कि 10 एम्पियर का है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, है ना, एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर, है ना। 0.5 मीटर। डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, उसको लास्ट में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला बात है कि अब इसको ये चीज़ हमको पता कर सकते हैं, हमने जस्ट अभी पढ़ चुके हैं बायो सेवर्ट लॉ, और इससे हम ये निकाल सकते हैं करंट एलिमेंट हमको दिया हुआ है। दोनों जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका करंट एलिमेंट से डिस्टेंस पता है, एंगल भी हम लोग को करंट एलिमेंट से पता है। करंट एलिमेंट अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है और पॉइंट जो है तो एंगल यहाँ पर लगभग परपेंडिकुलर बन रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया है तो मैग्नीट्यूड जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये मैग्नीट्यूड जो हमने जस्ट अभी बात की है बायो सेवर्ट लॉ से वो हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। तो dv यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया है, डायरेक्शन तो मेरा राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड की बात किया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल और साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आप फिगर में देख सकते हैं वो है 0.5 मीटर, यानी कि आर का वैल्यू पता है। थीटा का वैल्यू हम लोग फिगर के अनुसार कैलकुलेट कर लिया और वो है 90, तो साइन 90 का वैल्यू मतलब साइन 90 का वैल्यू हमको पता है। डीएल जो है वो है डेल्टा एक्स आई कैप, और डेल्टा एक्स का भी वैल्यू हमको पता है जो कि है 1 सेंटीमीटर, और करंट है 10 एम्पियर। तो सारा वैल्यू पता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमने अभी डिफाइन कर लिया, तो सब वैल्यू पता है। सिंपल आप कैलकुलेशन करिए और इस कैलकुलेशन करके आप आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है आपका आर क्रॉस डी एल, है ना। तो जो डायरेक्शन है, क्योंकि आर क्रॉस डी एल होता है तो उसके इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ये हो गया आर, ये हो गया डी एल, है ना। डी एल सॉरी डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्रॉस आर आप कीजिए, मतलब आप हाथ को इस डायरेक्शन में रखिए, एक मिनट, हाँ हाथ को इस डायरेक्शन में रखिए, ठीक है, राइट हैंड को, और डी एल क्रॉस आर होता है तो आर की तरफ आप मोड़ेंगे तो आपको जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड मिलेगा। और यहाँ पर वो पॉइंट ब्लू पॉइंट्स हम यही दिखा रहे हैं, पॉइंट अगर है तो ये एरो हेड दिखा रहा है, और एरो हेड का मतलब होता है कि आप अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो स्क्रीन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है आपके आंखों की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन वहाँ से हो गया डी एल क्रॉस आर जो था उससे हम राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बायो सेवर्ट लॉ से। तो ये हो गया आपको वैल्यू, बायो सेवर्ट लॉ में हम पुट कर दिए और मेरा वैल्यू आ गया 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
डीएल क्रॉस आर कैप से हम इसका डायरेक्शन अभी बता दिए और आपके आंखों की तरफ आ रहा था, तो यानी कि वो जेड एक्सिस हो गया ना। और जेड एक्सिस के लिए कौन सा यूज करते हैं कंपोनेंट? के कैप। तो के कैप यहाँ हमको क्या दिखा रहा है? जेड एक्सिस। ठीक, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। अब इसका एक एप्लीकेशन पे चलते हैं, बायो सेवर्ट लॉ का। तो हम यहाँ पर एक तरह से न्यूमेरिकली समझ ली कि कैसे यूज करना है। अब इसका एप्लीकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको और यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक सर्कुलर करंट लूप के चलते। सर्कुलर करंट लूप मतलब क्या है कि ये आपको एक सर्किल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसमें असल में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आई करंट फ्लो कर रहा है पूरा सर्किल में, गोल गोल इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, इस करंट के चलते किसी पॉइंट पी पर, जो कि आपको सेंटर से एक्स दूरी पर है ना, यानी कि एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट पी, और वो सेंटर से आपको पॉइंट पी एक्स दूरी पर है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पर, सिर्फ करंट एलिमेंट के चलते नहीं, पूरे वायर के चलते। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर में अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस डायरेक्शन से इस फिगर को देख सकते हैं। 3D टाइप का थोड़ा लगेगा और आपको ये बात समझ में आएगा। तो इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है कि और रियल लाइफ में किस तरह से ये करंट लूप हो सकता है ना। ये सर्किट का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और इस लूप से के चलते हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट हम ट्रीट करेंगे करंट एलिमेंट के चलते, हैं करंट एलिमेंट के जैसा, यानी कि इस पॉइंट का हम लेंथ ले लेते हैं dl। ठीक है, और उसका उस पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो आई डी एल करंट एलिमेंट के चलते बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आई डी एल के परपेंडिकुलर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, सॉरी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन बोल रहा है, परपेंडिकुलरली, इसके परपेंडिकुलरली आपको दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में आपको है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB है, आइडियल करंट एलिमेंट के चलते। ठीक है, अब जो dB है, ठीक है, उसका दो कंपोनेंट होगा। एक यहाँ पर हम कंपोनेंट देख रहे हैं एक्स कंपोनेंट, जो कि एक्सिस के अलोंग है, और एक कंपोनेंट जो देख रहे हैं जो है वाई कंपोनेंट, यानी कि डी बी वाई के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको ये है वो किधर है? एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ एक एलिमेंट के चलते, अलग अलग एलिमेंट के चलते हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ के एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो सब जगह के लिए अलग अलग वाई कंपोनेंट इस तरह से है ना होगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट सबका जो होगा वो एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि सिमेट्री से जो है वाई कंपोनेंट जो है मेरा, वो मेरा खत्म हो जाएगा, है ना। वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो पूरे डायरेक्शन में है और सबका वैल्यू तो सेम आएगा। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स कंपोनेंट, क्योंकि वो सब सेम डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर डी बी एक्स का बात कर लें। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, डीबी जो है एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके बराबर है। ठीक है, तो थीटा एंगल बना रहा है तो डी बी कॉस थीटा हो जाएगा आपको एक्स कंपोनेंट। ठीक, तो और फिर इसको हम, ये तो एक एलिमेंट के चलते हो गया डी बी कॉस थीटा। ठीक है, एक एलिमेंट के चलते हो गया, एक करंट एलिमेंट के चलते। अगर पूरे एलिमेंट के चलते निकालना है तो हम इसको करेंगे पूरे लूप में इंटीग्रेट, है ना, जीरो से लेके जो पूरा लेंथ कितना है, ये सर्किल फॉर्म कर रहा है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा आपको, अगर इसका रेडियस आर है ना, ये सॉरी यहाँ पर रेडियस ए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से 2 पाई ए। तो जीरो से 2 पाई ए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक्सिस पर जो कंपोनेंट है डी बी कॉस थीटा,
डी बी कॉस थीटा को हम अगर 0 से लेके 2 पाई ए तक इंटीग्रेट कर दें तो मेरा जो है इस टोटल सर्कुलर करंट लूप के चलते जो आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वो पता चल जाएगा। तो अब निकालना क्या रह गया, डीबी। डीबी कैसे निकल जाएगा, बायो सेवर्ट लॉ यूज करके। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फिर हम देखेंगे। कॉस थीटा को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं डीबी पर, है ना, डीबी का वैल्यू। तो डीबी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो डीबी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, है ना, आई डी एल साइन थीटा। तो साइन थीटा में कौन सा साइन थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आर डी एल क्रॉस आर लेंगे, है ना, डी एल क्रॉस आर लेंगे तो ये जो थीटा एंगल होगा, है ना, ये आई डी एल आई सॉरी डी एल क्रॉस आर, तो वहाँ डी एल साइन थीटा आता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ डी एल और आर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे किसी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर करंट एलिमेंट ले, चाहे आप यहाँ पर करंट एलिमेंट ले, जब भी देखेंगे तो आप ये जो आर है, ठीक है, वो डी एल से 90 एंगल बनाएगा। तो साइन 90 यानी 1 हो गया, तो सिंपली आई डी एल हो गया। आर क्यूब के जो है वो कैंसिल होकर आर स्क्वायर होगा, है ना। सिंपल फॉर्मूला में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, रेडियस जो है हमको पता है, रेडियस जो है यहाँ पर उस फिगर में ए दिया हुआ था, यहाँ पर रेडियस आर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की जगह आर हो जाएगा। और ये एक्स है, तो एक मिनट, तो एक्स है तो आपको आर जो हो गया वो हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर का वैल्यू है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डीवी निकल गया, डीवी निकल गया। अब हमको निकालना है डीबी कॉस थीटा। तो ये एंगल है थीटा जो कि हम देख रहे थे यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, यानी कि किससे थीटा एंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझिए, ये आर और रेडियस के बीच में, है ना, ये थीटा एंगल है। तो वहाँ से हम थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा यानी कि बेस बाई बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है आपको आर, हाइपोटेनस है ये स्मॉल आर, है ना। तो आर बाई अंडर रूट आर कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब कि आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो बी बाई एच के अनुसार, बी बेस है मेरा आर, और जो हाइपोटेनस है ये स्मॉल आर, उसका वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बी मेरा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, तो डी बी कॉस थीटा निकल गया, डी बी कॉस थीटा निकल गया। तो सिर्फ अब इंटीग्रेट करना बचा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ दिखा दिए, आर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसको हम रख दिए यहाँ पर। ये हो गया डी बी एक्स दिखा रहे हैं, यानी कि ये डी बी एक्स जो कि है डी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो डी बी कॉस थीटा का ये वैल्यू, डी बी का वैल्यू आया था, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मेरा सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई इंटू आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, अब बस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है ना। किसको इंटीग्रेट करना है, डीएल को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल लेंथ डीएल के लिए निकला, उसके चलते पॉइंट पी पर जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सर्कुलर लूप में, यानी कि 0 से लेके 2 पाई आर कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस जो है कैपिटल आर है तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डीबी को 0 से 2 पाई आर, और इसका इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हो सकता है कुछ लोग को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आए, तो
अगर देख सकते हैं तो आप इंटीग्रेशन यूज कीजिए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन लगेगा। मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स का पावर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 i कैप। तो बी एक्स इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको पूरे लूप यानी कि 2 पाई आर में इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेशन के बाद जो मेरा बी एक्स आया, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो मैंने टोटल सर्कुलर लूप है उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इतना हो गया। वाई जो कंपोनेंट है वो तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग बात कर चुके थे। तो सिंपली जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको सिंपली हम लिखा सकते हैं बी एक्स आई कैप, क्योंकि सिर्फ इसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस के डायरेक्शन में इतना हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में किसी को प्रॉब्लम आएगा, है ना, तो उसको आप देख लीजिए, है ना, बाद में भी आप आंसर। अब सिंपली बात करते हैं कि आप अगर यहाँ पर जो x है, x क्या था, उस पॉइंट P का सेंटर से दूरी, है ना, सेंटर से पॉइंट P का दूरी था, उसको अगर हम जीरो रख लेते हैं, मतलब जो पॉइंट P है वो सेंटर पर ही है ना, सेंटर पर है, तब सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो x का वैल्यू जीरो रख दिए, तो सिंपली अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो वो कितना हो गया आपको, आर क्यूब, है ना, आर क्यूब और ऊपर आर स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू जो आ गया सेंटर पर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, उस मैग्नेटिक फील्ड का जब हम वैल्यू निकालें कि सेंटर पर कितना होगा, तो करंट लूप जो है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, आपको आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और डायरेक्शन है आपका आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि करंट लूप जो है वो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, और सर्कुलर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और उसके चलते जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, जो दोनों के परपेंडिकुलर हमको आया, और एक्स एक्सिस में, और उसका वैल्यू आ गया आपको सेंटर पर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फिलहाल हम थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन यहाँ पर हम जो पहले भी हम बात कर चुके हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालते हैं, और यहाँ पर अब राइट हैंड थंब रूल आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वेरीफाई होते हुए लगेगा, और क्यों कर्ल करते हैं उस वो भी आपको पता चलेगा। तो ये आपका जो है ब्लैक लूप, वो असल में वो ही लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। करंट का डायरेक्शन आपको एरो से दिखाई दे रहा है। तो आप करंट के डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में उसका लूप बन रहा है, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को, बाकी फिंगर को आप मोड़ेंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। तो जैसा आपका करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, एकदम जस्ट उस लूप के डायरेक्शन में आप अपना हाथ को मोड़िए, राइट हैंड को मोड़िए, तो जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, है ना, उस करंट लूप के चलते, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो राइट हैंड रूल है वो आया था, ठीक है, करंट लूप से स्टार्ट हुआ था उसका, ठीक है। तो ये है राइट हैंड कर्ल रूल भी इसको बोलते हैं, थंब रूल, कर्ल रूल भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हाथ को कर्ल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, गोल कर रहे हैं, है ना, एकदम जस्ट सर्कुलर लूप लूप की जैसा। और जो थंब है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन देखे बायो सेवर्ट लॉ का, ठीक है। तो ये देखे एप्लीकेशन की करंट लूप के चलते सेंटर पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, या किसी पॉइंट पी पर जो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे दूर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसको क्यों निकालें और इसका क्या एप्लीकेशन है, सिंपली समझने के लिए आप एटम को देखिए। एटम में क्या हो रहा है ना, कि एटम में आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए अगर मान ले हैं कि रिवॉल्व जो कर रहे हैं वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक तरह से करंट लूप बनाएंगे आपको, है ना, एटम में। और अगर वो एटम में इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, करंट लूप बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि
बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार वो जरूर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको हिंट मिल गया, एकदम एलिमेंटल हिंट बोल सकते हैं या एकदम फंडामेंटल, है ना। अभी हम बात किए कि वायर पे सब बात कर रहे थे, है ना। हम लोग अभी तक वायर पे बात करते थे, हमने स्टार्ट किया था फोर्स से कि एक चार्ज जो है मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स महसूस करेगा, फिर पता कि ये फोर्स कहाँ से लग रहा है भाई, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ से क्रिएट हुआ, तो उसमें आया तो हमको बायो सावर्ट लॉ मिला कि अच्छा अच्छा, जो करंट फ्लो कर रहा है उस छोटे करंट एलिमेंट के चलते किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका एप्लीकेशन हम देखे, और एक लूप का बात किए, है ना, कि एक लूप के चलते किसी पॉइंट पर बात करेंगे कि उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस पॉइंट को खींच के लेके आया सेंटर पर, और फिर देखिए सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, फिर हमको इसका सिमिलरिटी जो है लगा कि ये तो एटम में इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के जैसा, अगर इसको ट्रीट करें इस करंट लूप को, तो हमको फंडामेंटल पता चल रहा है कि जो एटम है ना, उस वो भी उसमें जो करंट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो फिक्स है लगभग आपको न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपको मूव कर रहा है। अगर उसका सर्कुलर मूवमेंट है या स्फेरिकल मूवमेंट है जो भी है, तो वो एक सर्कुलर लूप टाइप का बना रहा है, जो भी उसका अपना मोशन कर रहा है, और उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्रिएट हो रहा है एटम में। और यहाँ पर आपको आपके सराउंडिंग में हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी या जो भी है, कि हर जगह तो एटम ही है। ठीक है, तो हर एटम में यही काम हो रहा है, तो हर एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपको जो मैग्नेट है, चुंबक, मतलब कि परमानेंट मैग्नेट, उसी में क्यों आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको जो दीवार है आपके घर के सामने, उसमें भी तो एटम है, उसको वो क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड उसका दिखाई दे रहा है। आपका जो हाथ है उसमें भी तो एटम है, उसमें उसके चलते क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको अपने आप से सोचिए कि ये हाँ क्या हो रहा होगा, क्योंकि क्योंकि इसका हिंट भी हम बीच में दे चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये हमको फंडामेंटल तक खींच के लेके चल गया है, और हमको फंडामेंटल पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो हम लोग आधा तो या पूरा पूरा फंडामेंटल जान चुके हैं, जो कि अब अच्छा लग रहा है कि फंडामेंटल क्या था मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने का। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।